नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज किताबी पगलू चैनल पे हम रिव्यू करने वाले हैं इस बुक का। यह है एज यू कैन सी अजनबी, जो कि लिखा है अल्बेर कामू ने। इट्स अ फ्रेंच नॉवल जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1957 के अंदर, और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया है राजेंद्र यादव ने। आपको दिखाता हूँ, यह राजेंद्र यादव, इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और ये मैंने पढ़ा है। मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे इस बुक को खत्म करनी है, इसलिए मैंने इसको खत्म भी नहीं किया। मैं रोज सोने से पहले 1-2 पेज पढ़ता था और फिर मैं खो जाता था और मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। इस बुक जनरली किसी नॉवेल में क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉपर स्टोरी होती है और आप जानना चाहते हैं अंत में क्या हुआ। देयर वॉज ए सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, ड्रामा, डायलॉग्स, वो सब इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर आप एज एंटरटेनमेंट पढ़ते हैं नॉवेल और आपको लगता है कि भाई साहित्य तो मतलब कि आनंद देने वाली चीज़ है, तो ये किताब वो नहीं है जो आपको उस तरह का आनंद देगी जो एक इंडियन ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है। ये मैं इसलिए जानबूझ के डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई बोल देगा कि भाई नोबेल प्राइज मिला है, अजनबी उपन्यास बहुत बढ़िया है और इसको बहुत लोग तारीफ करेंगे, तो आप लोग फटाफट खरीद के पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये बुक आपके लिए है या नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी को नहीं समझते हैं बिल्कुल भी, तो इस बुक को मत पढ़ना, बिकॉज समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी जाएगा तो आपको उस तरह का इंटरेस्ट नहीं आएगा या एंटरटेनमेंट उस तरह का आपको आनंद नहीं दे पाएगी ये बुक जो जिस पर्पज से कामू ने लिखी है। एंड द सेकंड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि भाई ये जो बुक है, मेरे से गलती हो गई, मैंने हिंदी में पढ़ लिया है। मैंने अभी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा जो कि काफ़ी फ्लो में जा रहा है। हिंदी वाला ट्रांसलेशन पता नहीं क्या सोचे क्या राजेंद्र यादव ने, उनसे बेटर इंसान तो नहीं हो सकता जो ट्रांसलेशन करेगा, लेकिन फिर भी ये फील होता है कि ट्रांसलेशन है। बहुत ऐसा लगता है कि एक फ्लो में नहीं चल रही कहानी इसके अंदर, समझ रहे। हिंदी ट्रांसलेशन मैं तो बोलूँगा कि आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि भाई जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन है वो ही पढ़े, हिंदी वाला ना पढ़े। ये तो होगी इस बुक की बात। हाँ, तो किस तरह के लोगों के लिए बुक है जिनको पढ़नी चाहिए? फिलहाल देखा जाए तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना काफ़ी चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं मिक्स हो जाती है। ऐसा हम कहते हैं कि भाई यहाँ के लोग ज़्यादा आस्तिक है, हम लोग ईश्वर में बिलीव करते हैं। स्टिल हम लोग किसी ना किसी रूप में एग्जिस्टेंशियलिज्म को फॉलो करते हैं। हमारे अंदर है वो कि यार ये लाइफ क्यों है, मतलब हमारे मन में है वो डाउट। अभी वो देखा जाए अभी यूथ जो है इस क्वेश्चन से जूझ रहा है। आप किसी भी पूछेंगे सबको ये लगेगा कि अगर आप मतलब जो मैं बेसिकली सिंपल शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, आपको वैसा कभी फील हुआ है कि लाइफ जो है मीनिंगलेस है, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं है, रीज़न नहीं है। कोई भी चीज़ जो घट रही है उसके तुमको लगेगा कि यार ये तो कोई लॉजिकल बात है ही नहीं, ये कैसे हो गया, मतलब कोई सेंस है इस चीज़ का, फिर भी हो गया। मतलब आप किसी चीज़ के होने के पीछे का लॉजिक नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है बहुत एब्सर्ड है चीज़, ठीक है। और आप कुछ भी कर लेंगे तो A+B = जो C है वो C नहीं मिलेगा आपको। आप कभी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं दे सकते कि ऐसा करूँगा तो ऐसा ही होगा। लाइफ बहुत ही रैंडम है और मीनिंगलेस है। असली चीज़ जो है इस फिलोसफी की कि लाइफ जो है काफ़ी मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं है इसका, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, देयर इज नथिंग। और स्पेशली जब ये फिलोसफी आई तब जो वेस्टर्न कल्चर में जो थीम चल रही थी इन सब के आने से पहले, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी नहीं आया था, उससे पहले जो रिलीजियस टर्मिनोलॉजी थी या जो रिलीजियस कल्चर था वेस्टर्न के अंदर कि ईश्वर ही सब कुछ है और ईश्वर के हम सब उनके गुलाम हैं, ठीक है, और ईश्वर के पास कंट्रोल है इस दुनिया का और हमारी खुद की विल पावर कुछ नहीं, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। एंड उसी के अगेंस्ट में देखा जाए तो ये फिलोसफी डेवलप हुई जिसके अंदर ये था कि भाई देयर इज नो गॉड। पहले तो भाई असली चीज़ ये हो गया कि गॉड नहीं है, और अगर जब गॉड नहीं है तो यूनिवर्स किस तरह चल रहा है? यूनिवर्स चल रहा है एब्सर्ड, देयर इज नथिंग मेक सेंस। इसकी कहानी अगर आप जानना चाहें तो काफ़ी सिंपल सी, कोई प्लॉट स्पेशली है नहीं इसके अंदर। एक आदमी है जिसकी माँ की डेथ हो चुकी है, वो अब अंतिम संस्कार करके फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है मूवी देखने, फिर अगले दिन अपने दोस्त के साथ जाता है बीच पे, वहाँ पे किसी को गोली मार देता है, फिर लास्ट में कोर्ट केस चलता है और इसको सजा होती है मौत की। बस दैट्स द सिंपलेस्ट स्टोरी, बस इतनी सी स्टोरी है। लेकिन इसी को कहते हैं अस्तित्ववाद दोस्तों, कि इस प्लॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे आप। असली जो कहानी है, असली जो जिस वजह से इस बुक को नोबेल प्राइज मिला है वो इस स्टोरी से नहीं मिला है, इन सब के बीच में जो डिस्क्रिप्शन दिया है राइटर ने, ठीक है, वो छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन है जिनका मतलब कि स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगेगा जब वो अपने माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब ऑफिस का काम निपटा के जब अपने घर पे आता है, पड़ोस का कोई कुत्ता है
उसका मालिक है सलामानो, और वो उसका डिस्क्रिप्शन चल रहा है, आधे पेज तक चल रहा है, 1 पेज तक चल रहा है, एंड उससे स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन उससे आपको ये पता चल रहा है कि लाइफ में आसपास कितनी चीजें बिखरी हुई है और ये सब चीजें मिला करके इस यूनिवर्स को बनाती है और इन सब का कोई सेंस नहीं है। लाइफ इज मीनिंगलेस, यही इस फिलोसॉफी की मेन थीम है और उसी के ऊपर बेस्ड है ये बुक अजनबी। और जिस तरह एक एलियनेशन वाला जो भाव है कि सोसाइटी में रहकर भी हम एलियनेट हैं, हम इसमें मिल नहीं सकते उस तरह से, ठीक। और ये एलियनेशन जो है देखा जाए तो आज की तारीख में हर इंसान को फील हो रहा है। और आई शुड से कि जो आस्तिक है, जो ईश्वर में बिलीव रखता है, उसको भी कभी ना कभी लगता है कि भाई थोड़ा अजनबी है वो इस समाज से, ठीक है। इस समाज का जो दिया हुआ ढांचा है उसमें वो जी नहीं सकता। आप पहले पेज से देख के समझ जाओगे कि ये जो नॉवेल है ये काफी ऐसे स्लो ही चलने वाला है और इसके अंदर कुछ आपको नहीं मिलेगा अचानक से सस्पेंस से ड्रामा। अगर आप ये इस दृष्टि से अगर आप इस नॉवेल को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे और आपको फील होगा कि भाई इसको नोबेल प्राइज क्यों मिला है। लेकिन अगर आप ऐसा जनरली क्या होता है हिंदी ऑडियंस की, या फिर नॉट हिंदी ऑडियंस, लाइक एज ए जनरल जो ऑडियंस होती है वो पढ़ना चाहती है कि कुछ एंटरटेनिंग, ठीक है, जिसको पढ़ के दिमाग का बोझ कम हो। इसको पढ़ के दिमाग का बोझ बढ़ सकता है आपका, ठीक है। अगर आपको अपनी जिंदगी पे डाउट होने लग जाए कि यार मैं क्यों जी रहा हूँ, कोई सेंस तो नहीं है और मौत तो आनी ही है, क्योंकि इस नॉवल की स्टार्टिंग भी डेथ से होती है और अंत भी डेथ पे होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसकी माँ की डेथ होती है, बाद में उसको फांसी की सजा मिल जाती है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि कोर्ट, इसमें एक सीन रहता है जिसका कोर्ट जो है फैसला सुनाता है एंड नायक के अगेंस्ट में, ये कहते हुए कि ये आदमी अपनी माँ की मौत पर नहीं रोया इसलिए इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोनों चीज़ों के बीच में कोई लॉजिक नहीं है। उसने जब लाइक जो नायक है वो किसी का मर्डर कर देता है और जब उससे पूछा जाता है कि आपने मर्डर क्यों किया, तो वो बोल रहा है कि क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ रही थी उससे। ये लॉजिक है उसका, समझ रहा है। मतलब जिंदगी बहुत ही अपसेट है, कोई इसके पीछे का रीजन नहीं। जिसकी डेथ हुई उसका भी कोई, उसने भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था कि उसकी डेथ हो गई, इसने गोली चलाई क्या सोच के, ऐसे ही इसका मूड सही नहीं था भाई। मैं आपको दोस्तों ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये नॉवल पढ़नी है तो सबसे पहले आप थोड़ा अस्तित्ववाद की फिलोसफी को समझ लीजिए और उसके बाद जब आप इसको पढ़ने बैठे तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको कुछ हैरत अंगेज कारनामा देखने को मिलेगा या फिर कोई सस्पेंस ड्रामा वाली स्टोरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये जो इसकी जो मूल फिलोसफी है वो यही है कि भाई लाइफ इज मीनिंगलेस एंड देयर इज नो पॉइंट एंड ह्यूमन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन। ईश्वर नहीं करवा रहा है आपसे, आप खुद कर रहे हैं। और अगर कुछ भी घटित होता है इस दुनिया के अंदर या कुछ भी जो डिसीजंस होते हैं उसमें आपका योगदान है। आपके पास हमेशा ऑप्शन था, आपने जो चूज किया उसी के बेस पे हुआ काम। लेकिन इन सब के बीच में कोई लॉजिक नहीं है और ये बहुत एब्सर्ड है। आप जरूर नहीं कि आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन वो हुआ आप ही की वजह से। ये है दोस्तों अस्तित्ववाद की फिलोसफी। और भी आप डीप में थोड़ा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद जब आप इस कहानी को इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बात सही है भाई, इसके अंदर जो लिखा हुआ है लग रहा है, थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ मतलब ऐसा तो रोज होता है, हाँ बात ये तो सही है। लाइक मेरे को 2-3 महीने से लग गए इसको पढ़ने में, क्योंकि मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया मैं समझ गया कि ये वैसी बुक नहीं है कि मैं इसको पढ़ के जल्दी से खत्म कर लूँ, बिकॉज उससे कुछ अर्थ नहीं निकलेगा ना। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप इसको पढ़ने बैठे तो एक बार में खत्म मत करना, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जब आप खत्म करेंगे ना तब आपको वो जो फिलोसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म की वो आपको आपके पूरी ढंग से समझ में आएगी और वो जब आपके अंदर दिल में बैठेगी तब आपको मजा आएगा इस नॉवेल को पढ़ने में। अगर ऐसा आप सिर्फ कहानी के लिए पढ़ रहे हैं तो कहानी मैंने आपको एक लाइन में बताई दी है, उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। और ना कोई ऐसा खतरनाक डायलॉग से कि भाई आपको पढ़ के लगे कि कुछ डोपामिन रिलीज हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस लगेगा कि ये बहुत ही बोरिंग जिंदगी और ये जिंदगी बहुत अपसेट है, इसका कोई सेंस नहीं एंड हमारा एग्जिस्ट होना क्या मैटर करता है या नहीं करता। इसी तरह के कुछ सवाल है। तो अगर आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है तो प्लीज़ इसको तो मत ही पढ़ना, कोई सेंस नहीं है। इसको पढ़ के आपको बोरिंग ही फील होगा, आपको लगेगा कि मैंने क्यों पढ़ा, जो कि मुझे अभी फील हो रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अभी उस तरह की अस्तित्ववाद को नहीं झेल रही है, ठीक है। तो और मेरे को अभी वैसा सोचना भी नहीं है। मुझे पता है कि ये फिलोसफी के बारे में पढ़ूंगा, मैं समझूंगा तो मुझे ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, इसलिए मैं इस नॉवल के बारे में भी इतना बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पूरे तरीके से नहीं समझाऊँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी चाहता भी नहीं हूँ समझना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं भी थोड़ा सा भी समझने लगूंगा और मैं खुद ही डाउट ना करने लग जाऊँ अपनी जिंदगी के ऊपर कि ये क्यों है जिंदगी, इसलिए मैं भी थोड़ा इन सबसे दूर हूँ। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैंने भी एक रीडिंग लगा ली है इसकी, और अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, पीस आउट, मिलते हैं अगली वीडियो में।